चलो करते हैं शुरुआत। हमने इसमें स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ा था और उसमें हमने मुख्य घटक पढ़े थे। मुख्य घटकों में 5 घटक थे, जिसमें से रिमोट सेंसिंग और जीएस वाला जो पार्ट है वो हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था वहाँ पर। बाकी के 2 छोटे छोटे पार्ट थे जैसे अंकीय मानचित्रण वगैरह, वो भी रिमोट सेंसिंग के पार्ट में पढ़ लिए थे हमने। अब उसमें से एक जो मेजर पार्ट बचा हुआ था हमारा जीपीएस। ठीक है, तो आज जीपीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। जीपीएस अगर हिंदी में इसकी मीनिंग की बात करें तो विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण तंत्र। कई जगह प्रणाली भी लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, और ज़्यादातर इसकी जो फुल फॉर्म पूछते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म का अच्छे से, जीपीएस, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बनाने वाला बहुत छोटी एरर छोड़ता है उसमें, क्योंकि मेन बातें तो सबको ही पता होती है। कहीं एक छोटा सा सेंटेंस दूसरा डाल देगा, पढ़ने भर में हमारे को ऐसे लगता है कि हाँ इसकी ये फुल फॉर्म यही है, और फिर बच्चा वहाँ पर टिक करके उसको गलत करके आ जाता है। तो फुल फॉर्म का अच्छे से ध्यान रखोगे आप इसकी का। उसके बाद में इसकी अगर विकास की बात करें, हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इसका विकास 1973 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। किस वजह से हुआ था इसका विकास, क्यों जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में सेना को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए और जो उनका मिसाइल सिस्टम है उसका सटीक आक्रमण करने के लिए इस चीज की आवश्यकता पड़ी। और अमेरिका ने अपने सैनिक विभाग में इसका विकास किया था, या सैन्य बल में इसका विकास किया था। उसके बाद में नागरिकों के लिए 1980 में ही इस सेवा की शुरुआत की गई थी, और वो भी कौन से देश के द्वारा की गई थी? यूएसए के द्वारा की गई थी, अमेरिका के द्वारा की गई थी। तो इसके अगर इतिहास से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है इसके विकास से संबंधित कि इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में 1973 में, और आम नागरिकों के लिए इस सेवा की शुरुआत हुई थी वो 1980 में, और वो भी कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जीपीएस की। विशेषताएं, अगर विशेषताओं में बात करें तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी कक्षीय ऊंचाई की। जब हम रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे थे, जीआईएस पढ़ रहे थे, तब हमने 2 प्रकार के उपग्रहों के बारे में पढ़ा था। एक तो सूर्य स्थितिक उपग्रह और एक भूस्थितिक उपग्रह। सूर्य स्थितिक उपग्रह हमने पढ़े थे, तो उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी थी? 700-800 किलोमीटर के आसपास। और जो भूस्थितिक उपग्रह थे वो उनकी ऊंचाई कितनी थी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसी प्रकार जीपीएस के उपग्रह भी वायुमंडल में कहीं ना कहीं प्रक्षेपित किए जाते हैं, और कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? ये 20,200।
क्वेश्चन बहुत सामान्य है ये कि ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, 20,200। लेकिन जब एपी का एग्जाम हो रहा था 2014 वाला, वहां पर उन्होंने ये पूछ लिया था कि जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। क्वेश्चन बनाया भी बहुत शानदार था और दिखने भर से ऐसे लग रहा था कि बहुत इजी है। ये जो ऊंचाई है ना 20,200 वाली, ये पृथ्वी के धरातल से है। और यहां क्वेश्चन कहां से बना दिया, पृथ्वी के केंद्र से। अगर हम बात करें जैसे ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो ये धरातल से कितना पड़ जाता है, 6400 किलोमीटर। तो एक तो वहां पर देखो क्वेश्चन दिखने भर से हमारे को थोड़ी सी पहचान करनी है, तभी हम पढ़ते समय कुछ क्वेश्चनों पे गलती करते हैं ना, तो वो गलती इस हिसाब से होती है हमारे से। तो इन चीजों का भी आपको थोड़ा प्रश्न पढ़ते समय विशेष तौर से ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न में कि पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमारे को आता है तो हम थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये पूछ रहा है तो इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 20,200 प्लस 6400, 26,600। ऑप्शन में ये भी था और ये भी था। जब आंसर किया ये बाद में पता चला कि ये तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो केंद्र की बात कर रहा है, हम तो केंद्र को धरातल पढ़ रहे थे। तो ऐसी सिली मिस्टेक होती है, कई बार हमारे को लगता है ना कि पेपर आते हुए भी हमारे से गलत हो रहा है, उसके पीछे ये रीजन हो जाते हैं। पेपर को सही ढंग से नहीं पढ़ना, पेपर के क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आपको पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पूछे तो ये करनी है, और केंद्र से अगर पूछे तो 26,600 करनी है। अब तो गलती नहीं करोगे ना अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी विशेषता समय की। इस जीपीएस प्रणाली के जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेते हैं या परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। तो समय कितना लगता है इन उपग्रहों को, 12 घंटे समय लगता है। समय के बाद में इनके आवेग देखो कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये काम करते हैं, 1575 मेगाहर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी के साथ में ही इसमें जो नौ संचालन के आंकड़े लिए जाते हैं, उनमें जो फ्रीक्वेंसी काम में आती है वो कितनी आती है, 1228 मेगाहर्ट्ज काम में आती है। तो कक्षीय ऊंचाई, उसके बाद में समय 12 घंटे का, फ्रीक्वेंसी इसमें 1575 मेगाहर्ट्ज, और नौ संचालन में जो इसके आंकड़े हैं वो 1228 हर्ट्ज पे काम करते हैं इसमें। उसके बाद में देखो इसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कैसी है इसकी। अवेलेबिलिटी इसकी निरंतर है, हमेशा मिलेगा। उसके बाद में जो इसमें पूरी प्रणाली में जो उपग्रहों का समूह है होता है, उसमें 21 से 24 उपग्रह होते हैं। और ज्यादातर जो अभी उपग्रह है वो कितने हैं, 24 है, ठीक है ना। तो उपग्रहों के समूह में अगर आपको उपग्रह पूछे तो उपग्रह कितने रहेंगे, 24। वैसे अगर इसकी रेंज देखें तो 21 से 24 के बीच में होते हैं। उसके बाद में इस जीपीएस की एक खास विशेषता होती है, समय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं ना वो बिल्कुल सटीक देता है ये। और उसके पीछे रीजन क्या होता है, सटीक देने के पीछे रीजन
कि इसमें एक रुबिडियन कैसियम नाम की जो परमाणु घड़ी होती है वो इसमें लगी होती है, और उस घड़ी की वजह से इसमें जो समय से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमारे को एकदम बिल्कुल सटीक मिलते हैं। तो इसकी उपग्रह ये जो घड़ी है उसका क्या नाम है? रुबिडियम कैसियम। अब अगर हम बात करें इसकी एक्यूरेसी की, तो इसकी एक्यूरेसी है वो 10 से 15 मीटर तक होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी किसी देश को दूसरे देश पे अटैक करना होता है, मिसाइल से अटैक करना होता है ना, तो उस समय वो जीपीएस का काम करता है लोकेशन के लिए। जैसे कोई भी चीज़ को हमारे को लोकेटेड करनी है कि इस जगह हमारे को इस पर अटैक करना है, तो उसमें हम जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसमें हम उसके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देते हैं, और उसकी वजह से ही ये जीपीएस सीधा टारगेट करता है जहां उनको टारगेट करना होता है। उसमें फर्क कितना का जाता है? 10-15 मीटर का जरूर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाता है, लेकिन इतनी दूरी तक तो वो बिल्कुल सटीक, जैसे यहाँ है तो वहाँ लग सकता है 2-5 मीटर दूर जा सकता है, लेकिन एरिया वो पूरा का पूरा कवर कर लेता है जो उनका लोकेटेड होता है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत शानदार है, 10 से 15 मीटर तक होती है। ठीक है ना? उसके बाद में देखो इस जीपीएस प्रणाली के प्रभाग के दो खंड के दो सेगमेंट के दो 3 होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है अंतरिक्ष प्रभाग, एक होता है नियंत्रण प्रभाग, और एक होता है इसमें प्रयोगकर्ता, जो यूजर होता है ना वो वाला प्रयोगकर्ता प्रभाग, अंतरिक्ष प्रभाग। अगर हम अंतरिक्ष प्रभाग की बात करें तो इसमें देखो इस प्रणाली में 3 भागों में बांटने के पीछे रीजन है। अंतरिक्ष प्रभाग में जो हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं इससे संबंधित, उनके बारे में जो भी जानकारी रहेगी वो किसके पास में रहेगी? अंतरिक्ष प्रभाग के पास में, कि कहाँ वो लोकेटेड है। उसके बाद में इनसे जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे, अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट है उनको कंट्रोल करने का एक अलग विभाग है, और कंट्रोल करने के बाद में ये अपनी ओर से जो डाटा तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में एक डिपार्टमेंट और है जो कि प्रयोगकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों की अलग अलग ड्यूटीज होती है, अलग अलग काम होता है इसमें। अब देखो अंतरिक्ष प्रभाग की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष प्रभाग वायुमंडल में या के दो अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थिति को बताता है कि कहां उनकी स्थिति है। तो कौन सा प्रभाग है जो इन जीपीएस प्रणाली के उपग्रहों की स्थिति को बताता है? अंतरिक्ष प्रभाग। इसके अलावा और इसकी क्या काम है? जो इसमें प्रणाली की उपग्रह होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? इसमें 20,200 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर ये स्थापित होते हैं तो हमने पढ़ा था कि इनके उपग्रहों में एक समूह होता है, समूह में 21 से 24 उपग्रह होते हैं। तो फिर ये स्थापित कहां किए जाते हैं? ध्रुवीय कक्ष में। तो
तो जितने भी ये उपग्रह रहेंगे वो पोलर ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे। और कितनी कक्षाओं में? कक्षाएं या ऑर्बिट कितनी होगी? 6 होगी। और इन 6 ऑर्बिट्स का निर्धारण हम कैसे करेंगे? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें इसमें, तो सारी देशांतर रेखाओं को अगर काउंट करेंगे ना तो कितनी है टोटल? 360 है। और इसमें ऑर्बिट का जो निर्धारण किया जाता है वो 60 अंश के दो या 60 डिग्री के दो इतने अंतराल पर एक ऑर्बिट तैयार किया जाता है। हमारे पास टोटल इतने अंश है, अगर इसमें हम भाग देंगे 60 का तो कितनी ऑर्बिट आई हमारे पास? कितनी कक्षाएं आई? 6 कक्षाएं आई। इसका मतलब इस जीपीएस प्रणाली के जो उपग्रह है वो 6 कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। वो टोटल कितने हैं? 24 है। और 6 अगर कक्षाएं हैं तो प्रत्येक कक्षा में कितने किए जाएंगे? 4 उपग्रह है वो प्रत्येक कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये 24 के 24 उपग्रह अगर किसी देश के द्वारा अपनी इस जीपीएस प्रणाली में अगर छोड़े जाते हैं तो पूरी की पूरी संपूर्ण पृथ्वी को ये कवर कर लेते हैं। और ऐसा कौन सा देश कर रहा है? यूएस, अमेरिका। अमेरिका के पास अपनी जो जीपीएस प्रणाली है 9 स्टार, उसमें 24 के 24 उपग्रह है और वो संपूर्ण पृथ्वी को कवर किया हुआ है। एक कक्षा में कितने उपग्रह होते हैं? 4 होते हैं। और इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी जगह ले लो आप, जैसे ये जगह है, तो इस पर कम से कम इस जीपीएस प्रणाली के 4 उपग्रह नजर रखेंगे। कितने? 4 उपग्रह। तो कोई भी पृथ्वी के धरातल का अगर कोई भाग है, उस भाग पर जीपीएस प्रणाली के कितने उपग्रह नजर रखते हैं? 4 उपग्रह रखते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। 6 कक्षाएं होती है, 6 कक्षाओं में टोटल 24 उपग्रह होते हैं। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने जीपीएस सिस्टम से कवर कर रखा है। ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें अंतरिक्ष प्रभाग वाले में ही भूमध्य रेखा पर इनका झुकाव, भूमध्य रेखा पर जो झुकाव होता है वो कितने डिग्री का होता है? 55 डिग्री का होता है। तो ये सामान्य इस अंतरिक्ष प्रभाग से संबंधित जो जानकारियां थी वो ये सारी की सारी है कि एक तो इसमें 6 कक्षाओं में 24 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। अमेरिका एक देश है जिसने संपूर्ण पृथ्वी को कवर कर रखा है। इस जीपीएस प्रणाली के जितने भी उपग्रह अगर प्रक्षेपित किए जाएंगे तो वो ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किए जाएंगे। एक स्थान पर एनी टाइम कितने उपग्रहों की नजर रहती है? 4 रहती है। तभी तो हम अगर इसकी विशेषताओं में जब उपलब्धता की बात करते हैं ना, तो वहां पर एक शब्द आता है निरंतर। वो इसीलिए आता है क्योंकि यहां पर प्रत्येक स्थान को इन्होंने 4 उपग्रहों से कैद कर रखा है। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जीपीएस प्रणाली को अगर हम डिवाइड करेंगे, इसके पूरे सिस्टम को, तो 3 भागों में डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार इस अंतरिक्ष प्रभाग को अगर इसके उपग्रहों को अगर हम भागों में बांटेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? प्रथम प्रभाग, द्वितीय और तृतीय। क्योंकि इन तीनों में कितने उपग्रह होंगे? 24 होंगे। तो इसमें भी तो सबका अलग अलग काम होता है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक उपग्रह सारे काम कर लेगा। इसमें अलग अलग उपग्रह का अलग अलग काम होता है। प्रथम प्रभाग में जो उपग्रह स्थापित होते हैं उनका जो काम होता है वो विकास से संबंधित और उसके साथ में R&D
डी प्रकार के जो उपग्रह होते हैं वो किस में होते हैं? प्रथम प्रभाग में होते हैं। द्वितीय प्रभाग में कौन से होंगे? जो प्रोडक्टिविटी का काम करेंगे, उत्पादक और संचालन, संचालन का काम करेंगे। और तीसरे वाले में पुनर्पूर्ति का काम करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से पूछे आपको, अंतरिक्ष प्रभाग के अगर भाग में से पूछे कि कौन से भाग की क्या जिम्मेदारी है, तो प्रथम प्रभाग के पास विकास R&D वाले उपग्रह होते हैं, द्वितीय में उत्पादक और संचालन वाले होते हैं, और तीसरे वाले में पुनर्पूर्ति वाले होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर नंबरिंग सिस्टम की बात करें तो इनके उपग्रहों को 1 से 11 तक नंबरिंग किया गया है। 1 से 11 तक जो इस सिस्टम प्रणाली में अगर उपग्रह काम करेंगे तो वो विकास एंड रिसर्च डेवलपमेंट R&D वाला काम करेंगे। ठीक है ना, तो इसके तीनों के तीनों प्रभाग अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में जो हमारा इसमें दूसरा प्रभाग था, नियंत्रण प्रभाग। कंट्रोल सेगमेंट था। अब नियंत्रण वाले में क्या शब्द से पता हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? कंट्रोलिंग का काम हो रहा है पूरा का पूरा। और इसका संबंध किससे है? पहले वाले का जो संबंध था हमारा वो किससे था? उपग्रहों की अंतरिक्ष में स्थिति क्या है। तो इसका संबंध किससे होगा? पृथ्वी के धरातल से। पृथ्वी के धरातल से इसका संबंध होगा, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कहाँ स्थापित होती है? पृथ्वी के धरातल पर। तो इसका संबंध होगा वो पृथ्वी के धरातल से होगा। और इस कंट्रोल यूनिट के पास 5 केंद्र स्थापित है। कितने केंद्र स्थापित है? 5 केंद्र स्थापित है, या प्रबोधक केंद्र के 2, या केंद्र के 2, या सेंटर के 2। ये 5 सेंटर पहले क्या करेंगे? जितने भी जीपीएस उपग्रहों के द्वारा जो सूचना रहेगी उसको कलेक्ट करेंगे, जैसे सिग्नल के रूप में आती है, फिर उसका क्या करेंगे? अलग अलग आंकड़ों के रूप में उसको बदलेंगे। बदलने के बाद में ये अपनी जो जितनी भी सूचनाएं रहेगी वो किसके पास भेजेगा? मुख्य केंद्र के पास। जितनी भी जो सूचनाएं हैं वो किसके पास भेजेगा? मुख्य केंद्र के पास। और इसका जो इस जीपीएस प्रणाली का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? कोलोराडो यूएसए में। तो इसमें पूछ ले कि कितने केंद्र होते हैं नियंत्रण प्रभाग के पास में? 5। ये पांचों अपनी सूचनाएं कौन से केंद्र पर भेजते हैं? कोलोराडो वाले केंद्र पर भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके और भी कुछ कार्य होते हैं कंट्रोल सेगमेंट के, जैसे जितने भी जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं उनकी निगरानी करने का काम कौन करता है? निगरानी और उनको नियंत्रण में लेने का काम कौन करता है? ये नियंत्रण प्रभाग करता है। उसके बाद में जीपीएस में जो घड़ी लगी होती है उसकी समय से संबंधित जो सटीक जानकारी है वो प्राप्त करने का काम कौन करता है? ये नियंत्रण प्रभाग करता है। इसके अलावा जो उपग्रहीय पंचांग होते हैं उनकी भविष्यवाणी करना, और उसके साथ साथ में जो इसमें जो घड़ी लगी होती है उस घड़ी का आचार व्यवहार के 2, उसकी कार्य प्रणाली के 2, उस पर निगरानी करने का काम कौन करता है? ये वाली यूनिट करती है। इसके अलावा और क्या काम है इसके नियंत्रण कंट्रोल के? जो नौ संचालन होते हैं उनको सूचनाएं संदेश के रूप में भेजने का काम भी कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट करती है। उसमें जो घड़ी लगी होती है ना, ठीक है, उसमें जैसे हम कई बार पढ़ते हैं भविष्यवाणी के लिए कि मौसम से संबंधित जो जानकारियां होती है कि 2 दिन बाद में वर्षा होगी, कैसे पता चला? उस जीपीएस सिस्टम में जो एक अनुमान लगाता है ना उसकी मौसम की आर्द्रता, उसकी जो
न्यून दाब कहाँ बन रहा है, लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, हवाएं किधर से किधर ओर चल रही है। तो उसमें जो भविष्यवाणी वाला जो यूनिट है वही तो हमें मौसम से संबंधित जो भविष्य की बातें उसके बारे में जानकारी देता है। क्योंकि इसमें एक बिंदु छूट गया था, मेन जो विश्व की जो जितनी भी मौसम से संबंधित विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण का काम है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? मोस्टली ऑलमोस्टली पूरी विश्व की अगर हम बात करें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहां पर एक मुख्यालय है जेपीओ के नाम से, जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस, और ये कहां पड़ता है? लॉस एंजलिस में। और ये किसके अंडर में आता है? यूएसए का जो अंतरिक्ष विभाग उसके अंडर में आता है ये। तो भविष्यवाणी से संबंधित जो भी उपग्रह पंचांग होता है उसका कंट्रोल भी कौन करता है? ये नियंत्रण विभाग करता है। तभी तो हमारे को सटीक जानकारी मिलने लगी। पहले तो हम यूं मानते थे कि हाँ मौसम विभाग कुछ अलग बता रहा है और रिजल्ट कुछ उसके अलग ही आ रहे थे। अब धीरे धीरे इसकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त आने लग गई कि अगर कह रहा है कि 2 दिन बाद में बारिश होगी, चलो पूर्णतः बारिश नहीं लेकिन छिट्टे तो वहां जरूर पड़ेंगी। तो वो सारा का सारा काम कौन देखता है? नियंत्रण प्रभाग देखता है। उसके बाद में जो तीसरा प्रभाग है हमारा प्रयोगकर्ता का, प्रयोगकर्ता प्रभाग, यूजर्स वाला। अब कोई भी अगर जीपीएस को यूज करता है तो उसके पास एक रिसीवर होता है, ठीक है ना? प्रत्येक यूजर के पास में क्या होता है? एक रिसीवर होता है। और वो रिसीवर किस हिसाब से काम करता है? पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें अलग अलग उसके पार्ट लगे होते हैं, अंग लगे होते हैं। तो उससे पहले हम थोड़े से इसके रिसीवर के जो मुख्य अंग है उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जीपीएस का रिसीवर है, रिसीवर से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसके रिसीवर के अगर मुख्य अंगों की बात करें हम, पहला है एंटीना, दूसरा भाग है इसका रेडियो आवर्ती अनुभाग, तीसरा इसका भाग है वो है सूक्ष्म संसाधक माइक्रो प्रोसेसर, चौथा है वो परिशुद्ध प्रदोलक, जिसको क्या कहते हैं? प्रिसिशन ऑक्सीलेशन। उसके बाद में इसकी जो पांचवी पार्ट है या यूनिट है उसका नाम है विद्युत आपूर्ति की यूनिट। विद्युत आपूर्ति इकाई के दो। उसके बाद में स्मरणि के दो या मेमोरी के दो, एवं आंकड़ों का संग्रहण। और लास्ट में जो इसकी भाग बचता है वो कौन सा रह जाता है? नियंत्रण एवं प्रसार इकाई। अब देखते हैं इनके क्या क्या काम है। जैसे इसके मुख्य भाग हो गए तो कई बार क्या है वहां डाल देते हैं, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे कि निम्न में से कौन सा रिसीवर का भाग नहीं है, 2-3 शब्द ये डाल दे, एक शब्द कोई अलग डाल दे जो इससे संबंधित नहीं हो। तो इसके जो मुख्य भाग है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके मुख्य जो 7 भाग होते हैं। सबसे पहले अगर हम एंटीना की बात करें, देखा हुआ है ना एंटीना है, पहले टेलीविजन में लगता, आजकल तो बैठा तो बंद हो गया, लेकिन जीपीएस सिस्टम कार्य प्रणाली में अभी भी एंटीनों का महत्व है। ये एंटीना क्या काम करता है वहां पर? वहां पर जो ऊर्जा आ रही है सिग्नल के रूप में, उसको पढ़ने का काम करता है ये।
कौन करता है? एंटीना। पहले जो टीवी में एंटीना लगा होता था, अगर वो सही दिशा में सही जगह नहीं लिखा होता तो वो पूरे सिग्नल को आराम से नहीं पकड़ पाता था उनको। और जैसे हम उसकी दिशा घुमाते, एंटीना सही दिशा में होता तो प्रॉपर तरीके से फिर वो चैनल काम करने लग जाता। यहां भी एंटीने का बहुत बड़ा महत्व रहता है इस जीपीएस उपग्रहीय प्रणाली में भी। कैसे? जितने भी जो सिग्नल आएंगे उनको ये क्या काम करेगा? संसूचन का काम करेगा। उसके बाद में जो ऊर्जा है इसकी तरंग ऊर्जा, उसको किस में बदलेगा? ये विद्युत धारा में बदल देगा, ताकि वहां पर ये आराम से उसको पढ़ सके। तो एक तो ये काम करता है, पढ़ता है, और उसको जो तरंग ऊर्जा है उसको विद्युत धारा में बदल देता है। उसके बाद में इसके एंटीने से संबंधित क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया नेट वगैरह में कि ये कितने प्रकार के एंटीना होते हैं, तो इसमें 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो मोनोपोल के दो, या इसको डाइपोल के दो। ये नाम याद कर लेना अच्छी तरीके से, मोनोपोल या डाइपोल। ठीक है। दूसरा है हमारा क्वाड्रीफिलर हेलिक्स। उसके बाद में जो तीसरा है हमारा स्पाइरल हेलिक्स, कर लो इसको। हेलिक्स एंटीना। चौथा जो इसका नाम है वो है माइक्रोस्ट्रिप। और पांचवा है हमारा चोक रिंग। है तो इसमें 5 प्रकार के ये एंटीना, मोनोपोल या डाइपोल के दो। उसके बाद में इसको क्वाड्रीफिलर या हेलिक्स एंटीना है, स्पाइरल हेलिक्स एंटीना है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, और चोक रिंग एंटीना है। इन 5 में से इन 2 का ही मुख्य यूज होता है इसमें। मुख्य 2 कौन से हो गए? माइक्रोस्ट्रिप और चोक रिंग वाला। इस जीपीएस प्रणाली में अभी जो काम में ले रहे हैं एंटीनों में, माइक्रोस्ट्रिप और जो चोक रिंग वाला एंटीना है, इसको ही मुख्यतः काम में लिया जा रहा है। तो पूछ ले वहां पर कि कौन से एंटीने जो अभी हाल ही में इनमें थोड़े से ज्यादा मुख्यतः काम में लिए जा रहे हैं, तो नीचे दोनों वाले, माइक्रोस्ट्रिप और चोक रिंग वाला। रह जाएगा ना याद? ठीक है। उसके बाद में जो इसका दूसरा अंग है, रेडियो आवर्ती अनुभाग। रेडियो आवर्ती अनुभाग क्या करता है? जीपीएस से आने वाले जो संकेतक होते हैं उनको निम्न आवृत्ति में बदलने का काम कौन करता है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी करता है। निम्न आवृत्ति में कैसे बदलेगा ये? वो क्यों नहीं बदल पाते? दूसरी भी तो रेंज है ना उसमें। उसमें देखो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जिसकी, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे ना विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदेशों के बारे में और उनके तरंग प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने उनकी वेवलेंथ पढ़ी थी, प्रत्येक की तरंग दैर्घ्यता पढ़ी थी। जिसकी तरंग दैर्घ्यता कम होती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा होती है तो उसकी आवृत्ति कम होती है। तो ये रेडियो आवृत्ति वाला क्या करता है? निम्न आवृत्ति में उसको बदल देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ये प्रॉपर तरीके से वहां पर काम कर लेगा। तो ये दूसरे भाग था। इसका जो काम होता है वो जो सिग्नल आ रहे हैं उसको रेडियो तरंगों के रूप में कह दो या निम्न आवृत्ति कह दो, एक ही बात है, उसमें बदलने का ये काम है करता है। उसके बाद में जो तीसरा भाग है इसका, सूक्ष्म संसाधक, माइक्रो प्रोसेसर। इसको चलाने का काम या इसके संचालन करने का काम कौन करता है? ये सूक्ष्म संसाधक करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये
जो भी आंकड़े या सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं पहले उनको अर्जित करना, अर्जित करने के बाद में उनको संसाधित करना, प्रोसेस में लेना, और प्रोसेस में लेने के बाद में उनकी जो कूट अनुवाद है, कोई सिग्नल होगा उसको उसमें किसमें कहीं ना कहीं दूसरे संकेत में तो बदलेगा उसको पढ़ने के लिए, और उसके बाद में संकेतों को पढ़ना। ये सारी की सारी प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? ये सूक्ष्म संसाधक का काम करता है। उसके बाद में इसका जो चौथा मुख्य अंग है वो है परिशुद्ध प्रदोलक, प्रिसिप्शन ओसिलेशन। इसका क्या काम होता है? परिशुद्ध शब्द जहां काम में आ जाता है इसका मतलब टाइम से संबंधित बात हो रही है, और टाइम डिसाइड करने का काम कौन करता है? रूबिडियम कैसियम नाम की जो परमाणु घड़ी लगी होती है वो वहां पर जो भी डाटा देगी उसको पढ़ने का काम कौन करेगा? परिशुद्ध प्रदोलक करेंगे। उसके बाद में विद्युत आपूर्ति। अगर हम इसकी विद्युत आपूर्ति की बात करें तो जीपीएस प्रणाली है ना, दिन में भी काम करती है और रात में भी काम करती है। चलो दिन में तो हमारे को समझ में आता है कि इस जीपीएस प्रणाली को जो ऊर्जा है वो कहां से मिल जाती है? सूर्य से मिल जाती। लेकिन रात में ये ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? भाई बाह्य आउटपुट तो हो रहा है इसको, लेकिन रात में कैसे काम करता है? रात में तो सनलाइट मिलती नहीं है ना, फिर सनलाइट नहीं मिलती है तो उसके एवज में ये क्या करते हैं, जो इसमें बैटरियां लगी होती हैं, रिचार्जेबल जो बैटरियां कह दो, सेल लगे हो, मुख्यतः बैटरी कह दो, सेल तो थोड़े छोटे शब्द हो जाएगा, वो उसमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। जैसे इसमें किस प्रकार की बैटरी लगी होती है? निकिल काडेमियम, निकिल काडेमियम नाम की बैटरी लगी होती है जो रिचार्जेबल होती है और निरंतर इसको विद्युत आपूर्ति करते रहते जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो। तो इसका मतलब ये कब काम करता है? दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है। आपने देखा होगा कि अब की बार जो छोटी मोटी चुटपुट हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना, हुई थी, देखा था सब लोगों ने, अखबारों में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि दिन में बिल्कुल शांति रहती थी लेकिन अटैक हमेशा रात को होती थी। उसके पीछे रीजन क्या है? पर्टिकुलरली उस जीपीएस को जो डाटा कलेक्ट करने का जो काम करता है, क्योंकि देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम जीपीएस पढ़ते हैं ना तो जीपीएस का लाभ होने के साथ साथ में इसका बहुत बड़ा एक दोष भी है। दोष क्या है? कि जो भी शेडो एरिया होता है, छाया एरिया होता है, वहां पर ये काम नहीं करता है। तो दिन के समय क्या होता है? फिर छाया होती है, चाहे पेड़ की ले लो, चाहे प्रॉपर कोई बिल्डिंग खड़ी है उसकी ले लो, चाहे कोई बड़ी बड़ी मीनारें हैं उनकी ले लो, उनके शेडो एरिया में ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, नहीं इनको प्रॉपर डाटा मिलते हैं। रात में क्या होता है? पूरा इक्वल होता है। इक्वल होता है तो ये रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करते हुए पूरा सटीक आंकड़ा लेता है और जहां इसको अटैक करना होता है वहां पर पिन पॉइंट पे ये अटैक कर देते हैं। छाया का मतलब होता है कि जैसे एक तो हो गई लाइट और एक हो गया ये शेडो एरिया, अब ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। या तो हो पूरी लाइट ही लाइट हो और या फिर हो पूरा ही नाइट नाइट टाइप में, क्योंकि सिग्नल होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, इंसान भी हो जाता है, तो फिर ये तो सिग्नल है, मशीनरी है। तो इसका एक दोष है वो संकेतिक जो छाया क्षेत्र है वहां पर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। इसीलिए जो ज्यादातर जो अटैक किए जाते हैं ना, वो मिसाइलें जो अटैक होती है वो प्रॉपर किस पर काम करती है? जीपीएस प्रणाली पे तो काम करती है। लोकेशन डिसाइड करेंगे उसमें सिस्टम में कि इतनी इतनी लोकेशन पर इनकी ये जगह अटैक करना हो, तो फिर वो वहां पर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है जीपीएस। इसीलिए जो ज्यादातर अटैक होते हैं वो नाइट के समय होते हैं। ठीक है, तो इसमें विद्युत आपूर्ति का काम हो गया। विद्युत आपूर्ति होने के बाद में इसमें जो भी हमारे को आंकड़े मिलेंगी उनका हम क्या करेंगे? मेमोरी में स्टोरेज करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, और संग्रहण करने के बाद में जो नियंत्रण इकाई प्रभाग बना हुआ था उसके पास में ये आंकड़े उपयोग करने के लिए फिर क्या करेंगे? इनको
प्रसारित करेंगे, भेजेंगे हम कि ये सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। तो फिर लास्ट में क्या होता है, रिसीवर का काम होता है कि उन आंकड़ों को, नियंत्रण किए हुए आंकड़ों का प्रसारण करना ताकि उसका उपयोग हो सके। तो ये इस रिसीवर के ये मुख्य 7 भाग है। इस प्रकार ये पूरा जीपीएस सिस्टम प्रणाली है वो वर्क करता है, काम करता है। हो जाएगा ना याद इतना? ठीक है। रिसीवर के हमने मुख्य अंग पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं रिसीवर के प्रकार। अगर हम बात करें तो इसके मुख्यतः कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। 5 प्रकारों में सबसे पहला है सैनिक रिसीवर, क्योंकि सबका अलग अलग काम बांटा हुआ है। उसके बाद में जो दूसरा आ जाता है असैनिक, हाँ नागरिक के दो, सिविलियन के दो, क्योंकि असैनिक में तो सारे नागरिक आ जाते हैं ना फिर। और तीसरा कौन सा है इसका? नौ संचालन वाला। चौथा है इसमें समय मापन। और लास्ट कौन सा बच जाता है इसमें? जियोडेटिक। डेटिक ही है ना? यस से, ठीक है, जियोडेटिस। ये 5 प्रकार के इसमें रिसीवर होते हैं, क्योंकि इन रिसीवर का भी अलग अलग काम होता है। जैसे उसके एक रिसीवर के वो मुख्य तो हमने 7 अंग पढ़े थे, उनका भी काम डिवाइड किया हुआ था। इस प्रकार ये रिसीवर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आपको युद्ध के दौरान अगर जीपीएस काम में लेना है, कोई भी जैसे युद्ध छिड़ जाता है और अपने डिफेंस सिस्टम में अगर हमें जीपीएस का उपयोग करते हुए जो भी हमारी मिसाइलें अगर उनको लॉन्च करनी है, तो वहां पर हम कौन सा काम में लेंगे? सैनिक रिसीवर काम में लेंगे। और नौ संचालन के हिसाब से जो इनका सैनिक विभाग है अमेरिका, वो इसको मुख्यतः काम में लेता है। अब तो धीरे धीरे सारे लेने लग गए, क्योंकि सबसे पहले जीपीएस की अगर विकास की खोज की बात करें तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। जाहिर सी बात है, जहाँ खोज हुई थी वहां पर उनकी सिस्टम प्रणाली भी और भी बढ़िया है। इसकी खास क्या विशेषता है इस सैनिक रिसीवर की? इसकी जो सेवा होती है वो पीपीएस प्रकार की होती है। पीपीएस, प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस। इसका मतलब हुआ ये शुद्ध जो स्थिति निर्धारण का जो काम है या स्थिति निर्धारण सेवा का जो काम है वो कौन करता है? सैनिक रिसीवर करता है। इसकी सेवा को इन्होंने क्या नाम दिया है? पीपीएस सेवा। और इसकी शुद्धता कितनी होती है? 10 से 20 के दो लगभग यहां तक ये सेवाएं दे देता है। वही बात है, शुद्धता का मतलब हो गया इतना सटीक, वहां पर वो अटैक जहां पर करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं इस जीपीएस से रिसीवर का उपयोग करके। उसके बाद में असैनिक रिसीवर, अगर चलो ये बताओ इसकी सबसे पहले खोज किसने करी थी? इसकी सबसे पहले खोज किसने करी थी? दोनों ही यूएस से हैं, क्योंकि सबसे पहले इस जीपीएस का विकास ही किसने करा था? यूएस ने करा था 73 में, और इसके लिए आम नागरिकों के लिए 80 में। इसकी जो सेवा है, असैनिक रिसीवर का मतलब हो गया जो बाकी जो सेना में काम नहीं लेने वाले जितने भी जो लोग हैं, इसका अगर जीपीएस का उपयोग करते हैं वो, तो वो सारे के सारे इसमें काउंट हो जाते हैं। असैनिक यानी सिविलियन के लिए। अब सिविलियन के लिए जीपीएस की जो भी सुविधाएं सेवाएं अगर काम में लेते हैं तो वो इसमें काउंट होगी। और इस सेवा का क्या नाम है? एसपीएस, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। तो इनकी फुल फॉर्म भी लिख लो साथ साथ में, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, एसपीएस।
और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, यहां पर 10 से 20 मीटर हो रही थी, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100 मीटर होगी। तो अच्छे से याद कर लेना, सैनिक वाले की तो कितनी होती हैं, 10 से 20 होती है, और इसकी कितनी हो जाती है, असैनिक रिसीवर की 100 मीटर हो जाती है। उसके बाद में है नौ संचालन। नौ संचालन का मतलब हो गया जितने भी जो मार्ग होते हैं, या जो रास्ते कह दो उनको, मार्ग कह दो, चाहे वो वायुयान का मार्ग हो, चाहे वो जलयान का मार्ग हो, और चाहे फिर वो किसका हो, सड़क मार्ग हो। आजकल हम सीधा क्या डालते हैं, हमारे को फलानी फलानी जगह जाना है, सर्च करते ही गूगल ऑटोमेटिक उसकी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालता है और उसको जीपीएस से कनेक्ट करके डाल देता है। आजकल तो उसमें इतना हाईटेक कर दिया है, हम जब गूगल मैप देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं दिखता, हमारे को ये भी बता देता है कि यहाँ तो इतनी इतनी साधन है, इतना ट्रैफिक है, यहाँ ये क्लियर है। हाँ, टोल वगैरह भी बता दे वेतन साथ साथ कमेंट, ठीक है। तो कितना बढ़िया काम हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जहाँ हमारे को जाना होता है आराम से हम जीपीएस का उपयोग करके पहुंच जाते हैं वहां पर, ठीक है। नौ संचालन में कौन कौन से मार्ग, सड़क मार्ग ले लो, परिवहन इसमें वायु मार्ग ले लो, और जल मार्ग ले लो। भाई चलो ठीक है, सड़क मार्ग में तो हमारे को ये भी पता होता है कि ये काली सी रोड है और भी पर हमारे को चलना है, तो वो जहां जहां काली काली दिख रही है वहां चलते रहो। लेकिन जल मार्ग में कैसे पता चलेगा कि हम अपनी जो यान है उसको किस दिशा में चलाना है, तो वहां पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है पर्टिकुलरली उस रास्ते का, तब जाकर के वो पूरा उनका मार्ग डिसाइड होता है। ये तो अगर बिना लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के चले तो ऊपर न प्लेन कड़ा ही क्रेश हो जाए, बिड़बिड़ार आपस का माइन बहुत ज़्यादा चलने लगी अब तो। और ये अपन ये लगे कि अठे तो अपन तो बहुत कम चल है, क्योंकि अठे तो है ही कम। आप अमेरिका में देख लो, जितने भी जो अब तो धीरे धीरे लोग हैं ना ट्रांसपोर्ट के लिए जो मुख्यतः अगर काम में लेने लगे, जो थोड़े सक्षम लोग हैं अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, वो चार्टेड प्लेन काम में लेने लगे। और चार्टेड प्लेन काम में लेते हैं तो वो पर्टिकुलर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे चलता है। इसीलिए है ना, हम देखते हैं कि आजकल एक क्रेज चल रहा है, शादी ब्याह में हेलीकॉप्टर लेट जावे। हेलीकॉप्टर को हम ऐसे नहीं उड़ा सकते हैं, पहले पर्टिकुलरली कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कलेक्टर की परमिशन हमारा जो ये सिस्टम देखता है ना जीपीएस वाला, उसके पास जाता है, उसको पर्टिकुलर एक रूट दिया जाता है उस हेलीकॉप्टर को कि आपको इस लेटीट्यूड से इस टाइम के दौरान चलना है। फिर वो रूट किसी दूसरे को नहीं देते। हाँ, यहाँ को नहीं कि आप डीजे बाजार चला दिया शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि इसके नौ संचालन में जितने भी जो मार्ग होते हैं वो जीपीएस से हम कितना ज्यादा यूज करने लगे, कितनी हमारी आसानी होगी पर्टिकुलरली उन मार्गों को या उन मार्ग की दूरी तय करने में, ठीक है ना। तो नौ संचालन के लिए है, समय मापन के लिए किसी भी स्थान और उसमें लगने वाला समय, हम अगर मार्ग तय करते हैं तो उसमें बता देता हमारे को कि आप अगर इस स्पीड से चलोगे तो इतना टाइम लगेगा। तो उस स्थान और उस स्थान से संबंधित समय के बारे में अगर हमारे को एक्यूरेसी अगर कोई जानकारी देता है तो फिर वो कौन सा रिसीवर देता है, समय मापन वाला रिसीवर। और जितने भी जो भौगोलिक जो सर्वे होते हैं, भू सर्वेक्षण होता है, उसमें जो भी जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, जियोडेक। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ये भौगोलिक सर्वेक्षण किया गया और ये जीपीएस के माध्यम से किया गया, इसके ये हमारे को आंकड़े प्राप्त हुए, तो वहां पर फिर कौन सा रिसीवर काम करता है, इन चारों में से नहीं करता है, वहां जियोडेटिक्स जो रिसीवर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या काम करता है। तो ये पांचों समझ में आ गई क्या कि कौन कौन किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो जीपीएस का उपयोग, वैसे इतना अगर हमने पढ़ लिया है तो इसके उपयोग तो हमारे को वैसे याद हो गए कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के नौ संचालन में जो रिसीवर लगे होते हैं वो किसका काम करते हैं, यातायात प्रबंधन में। तो यातायात प्रबंधन करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में कोई भी जैसे सैनिक जो गतिविधियां हैं
या युद्ध वगैरह हो गया तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी बिंदु या स्थान की स्थिति निर्धारण में भी ये काम में लिया जाता है। दो मार्ग, आप यहां बैठे हो, इस बिंदु पर बैठे हो, अगर दूसरे बिंदु को अगर आपको दूरी तय करनी है, अगर दूरी के बारे में जानना है कि वो कितनी दूरी पर है, तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी भी ज्ञात करता है, दूरी निर्धारण का काम। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी वाला सर्वेक्षण का काम करता है ये। जितने भी जो जियोटिक या भौगोलिक जो सर्वेक्षण होते हैं वहां पर काम करता है। और भी जैसे इसमें नौ संचालन में जो परिवहन मार्ग है, नौ संचालन वाला लिख लो, नौ संचालन में भी काम में लिया जाता है। अब आपको मोटा मोटा पता चल गया ना कि किस किस काम में इसका उपयोग किया जाता है, तो वो सारे याद कर लेना बेसिकली, जहां जहां जीपीएस का उपयोग होता है। तो ये हो गए इसके उपयोग के दो, इसके लाभ के दो। उसके बाद में जो इसकी दोष है या कमी है वो हमने पढ़ लिया था, जो सिग्नल शैडो होता है। अगर इसकी कमी की बात करें, इसके दोष की बात करें हम, कमी के दो या दोष के दो, ठीक है ना। संकेत जो क्षय है या सिग्नल जो शैडो एरिया है, चाहे वो किसी का ही बनो, वहां पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, इसीलिए वहां पर ये प्रतिबंधित होता है कि वहां पर उसके डाटा हमारे को प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये था इस पूरी जीपीएस प्रणाली में, छोटा सा पार्ट है जीपीएस का। अगर इसमें संबंधित अगर क्वेश्चन पूछें तो एक तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं है ना, ऊंचाई कितनी होती है, समूह में कितने उपग्रह होते हैं, एक्यूरेसी कैसी होती है इसकी, घड़ी कौन सी यूज में ली जाती है, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको अच्छे से याद कर लेना, बाकी इसकी प्रोसेसिंग तो याद आपको करनी है ही। लेकिन अगर सामान्यतः देखें हम, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैंने पिछले पेपर भी देख करके एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने ये चीज देखी थी कि जो आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, ठीक है। और इसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी दे रखी है ना, उसमें हमारी 12th की जो प्रैक्टिकल वाली, 11th वाली जो प्रैक्टिकल वाली बुक है ना, उसमें सिर्फ दो ही पार्ट दे रखे हैं, एक तो रिमोट सेंसिंग और दूसरा जीआईएस। और आज तक जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो वहीं से पुटअप हुए, तो वो दोनों टॉपिक तो बहुत अच्छे से याद करना है। अगर बाय द वे एग्जामिनर को लग गया कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर बनाना होता ना, आसपास से बना समय, जो मुख्य टॉपिक दिया हुआ ना उससे नहीं, उसके आसपास से भी बनाएंगे, तो फिर क्या रिमोट सेंसिंग में ये सारी चीजें आ जाती है। सुदूर संवेदन में जीआईएस, जीपीएस, अंकीय मानचित्र सारे के सारे आ जाते, तो फिर वहां पर ये क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ये सोचा कि जीपीएस वाला टॉपिक भी आपको थोड़ा सा अच्छे से करवा दे। बाय द वे, अगर इतना जब पढ़ ही लिया स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एक क्लास में कुछ चीजें छोड़ी नहीं, वो भी हम अच्छे से तैयार कर ली। इसके बाद में देखो, विश्व की प्रमुख जीपीएस प्रणालियां कौन कौन सी है। विश्व की प्रमुख जीपीएस प्रणालियां, यहां से क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। आप चाहे नेट का एग्जाम दे लो, चाहे कोई दूसरा एग्जाम दे लो, अगर रिमोट सेंसिंग शब्द डाला हुआ है ना, तो इसमें से इनका जीपीएस सिस्टम का वो जरूर पूछ लेंगे कि कौन से देश का कौन सा जीपीएस सिस्टम है। जैसे अगर 9 स्टार की बात करें हम, तो अमेरिका का है, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में अगर बात आ जाती है ग्लोनास की, तो ये जीपीएस किस कौन से देश का है, रूस का है। अगर उसके बाद में बात आ जाती है बाइडू, कई जगह इसको बाइडू भी लिखा होता है, ये किसका है, चीन का। गैलीलियो,
गैलीलियो है वो किसका हो जाता है, यूरोपीय संघ का हो जाता है। उसके बाद में जो क्यों, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है कुसाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा भारत देश का बच जाता है वो है नाविक। इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लेना, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशंस, ठीक है ना। तो ये प्रमुख प्रकार के जो हमारे जीपीएस है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको तो अच्छी तरीके से 6 की 6 याद कर लेना कि कौन से देश का जीपीएस का क्या नाम है। नवस्टार अमेरिका, ग्लोनास रूस, बाइडू चीन, गैलीलियो यूरोपीय संघ, QZSS किसका रह जाता है, जापान का है ये। और जो नाविक बचता है वो हमारे भारत देश का है। अब इस नाविक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़े से कि कौन कौन से जो उपग्रह है वो इसमें प्रक्षेपित किए गए हैं, किसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं। नाविक, तो जो भारत की जीपीएस प्रणाली है इसमें हमारी एक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एक श्रृंखला चली थी, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इससे संबंधित जितने भी उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित करने का काम कौन करता है, IRNSS। और इस श्रृंखला ने शुरुआत कब की थी, IRNSS फर्स्ट ए, पहला जो उपग्रह या सैटेलाइट छोड़ा गया था वो 1 जुलाई 2013 में छोड़ा गया था। उसके बाद में ये श्रृंखला क्रमबद्ध चली थी। और कितनी बार चली थी, 7 बार। वन ए, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F और G, ये 7 श्रृंखलाएं चली थी। उसके बाद में ये जब इसमें शुरुआत की गई तो कुछ तकनीकी खामियां आने लगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो रही थी, तो फिर इन्होंने एक प्रक्षेपण और किया और उस प्रक्षेपण का क्या नाम था, IRNSS-1H। लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया। जहां इस उपग्रह को पहुंचना चाहिए था वहां पर ये नहीं पहुंच पाया। उसके बाद में फिर इसकी जगह एक नया लॉन्च किया गया, IRNSS-1I। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, 12 अप्रैल 2018 में। तो ये डेटे थोड़े से अच्छे से याद कर लेना कि IRNS फर्स्ट ए 1 जुलाई 2013 को, फिर कंटिन्यू ये प्रक्षेपित किए गए थे। उसके बाद में इस 1A का स्थान देने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन असफल रहा। तो फिर नेक्स्ट वाला ले लिया एक आई के नाम से, 1I के नाम से। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, 12 अप्रैल 2018 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी आई। हमने देखा है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो उसमें सटीकता, शुद्धता, उतनी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ती है। तो फिर भारत ने सोचा कि क्यों ना हम इस श्रृंखला को और आगे ले जाए, और फिर उसने अपनी 2 उपग्रह और प्रक्षेपित किए गए। एक तो किया गया
क्या नाम दिया गया इसको? 01 और NV-02। ये दो प्रक्षेपित और किए गए थे। अगर हम बात करें तो ये तो प्रथम पीढ़ी के हैं और इनको इन्होंने कौन सी पीढ़ी नाम दिया गया? द्वितीय पीढ़ी। अब ये क्या होती है, इसको देखो इस हिसाब से समझ सकते हो आप। जनरेशन होती है, जैसे हम पहले 2G पढ़ रहे थे, फिर 3G पढ़ रहे थे, फिर मोबाइल में 4G नेटवर्क आया, अब कौन सा आ गया? 5G। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है। तो जैसे जैसे सुधार हो रहा है उसको जनरेशन का नाम दे दिया। तो जब भारत ने जीपीएस प्रणाली में काम लेना शुरू किया तो ये तो प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के थे, और ये उपग्रह कौन से कहलाए? सेकेंड जनरेशन के उपग्रह कहलाए। और इन उपग्रहों को कब प्रक्षेपित किया गया? एक तो इसको तो 23 में किया गया और इसको 25 में। अगर 4 तारीख की अगर हम बात करें तो इसकी तारीख क्या है? ये 2 मई और ये 28, सॉरी 29 जनवरी है, 28 नहीं 29 जनवरी कर लेना। 29 जनवरी को इसको प्रक्षेपित किया गया था 2025 में। नई जनरेशन नाम क्यों दिया गया इसको? थोड़ी सी तो एडवांस है, और एडवांस होने के साथ साथ में ये वाले जो दो उपग्रह, जैसे हम इतने दिन पढ़ रहे थे कि भारत में जो नाविक उपग्रह है उनको जो इतने दिन हम इन उपग्रहों को प्रक्षेपित कर रहे थे वो कितनी ऊंचाई पर कर रहे थे? इस ऊंचाई पर प्रक्षेपित कर रहे हैं। हमने इन दोनों उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया है। फायदा क्या हुआ? उपग्रह जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा उसका जो सराउंडिंग एरिया, कवरिंग एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। जैसे हम थोड़ी सी कम ऊंचाई पर जाकर के नीचे देखते हैं तो थोड़ा सा पर्टिकुलरी एरिया होता है जिसको हम देख पाते हैं। अगर हम थोड़ी सी और ज़्यादा ऊंचाई पर गए, हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठा, तो फिर हमारी देखने की जो क्षमता है वो क्या हो, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये वाले जो उपग्रह है, सेकंड जनरेशन के जो उपग्रह है वो कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए गए हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो इस प्रकार ये जो हमारा जीपीएस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। भारत की जीपीएस का क्या नाम है? नाविक। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।